वेलकम टू माई जुडिशियल एकेडमी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम आपके लिए सीपीसी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आए हैं और ये सीपीसी के कुछ क्वेश्चंस के 4 to 5 वीडियो की कुछ सीरीज़ रहेगी जिसमें हम आपको सारे क्वेश्चंस अवेलेबल कराएंगे और साथ ही साथ सीपीसी हम आपको धीरे धीरे कवर भी कराएंगे जिससे कि आपको आने वाले एग्ज़ाम्स में कोई सीपीसी को लेकर डर ना सताए। और जो भी लोग यूपीएचजेएस, यूपी पीसीएसजे और बिहार पीसीएसजे या फिर कहीं भी जुडिशियल एग्ज़ाम की तैयारी करें, क्योंकि आपको पता है कि सीपीसी हमारा मेजर लॉ है और हर जगह आता है, तो इस सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो हम अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, अंडर द प्रोविजंस ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड प्लीड ऑफ एडवर्स पोजीशन इज़ अवेलेबल टू। सीपीसी के प्रावधानों के तहत प्रतिकूल कब्जे का दावा कौन कर सकता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिर्फ प्लेंटिफ, सिर्फ डिफेंडेंट या दोनों कर सकते हैं, दोनों में से कोई नहीं कर सकता है। तो सीपीसी के तहत एडवर्स पोजीशन का दावा सिर्फ और सिर्फ डिफेंडेंट यानी प्रतिवादी को अवेलेबल रहता है, क्योंकि प्लेंटिफ तो इसी बेसिस पर दावा ही करता है। एडवर्स पोजीशन किसको अवेलेबल रहेगा? जिसके विरुद्ध दावा किया गया है। तो किसको अवेलेबल रहता है? ओनली टू डिफेंडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द री एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस इन सेकेंड अपील। जब द्वितीय अपील की जाती है, जैसा कि सीपीसी में आपको पता है कि 2 अपील है, फर्स्ट अपील एंड सेकेंड अपील। तो जब द्वितीय अपील की जाती है तो जो साक्ष्यों का पुनर्मूल्यांकन किया जाता है वो रिव्यू के अधीन होता है, अनुज्ञात है या नॉट परमिसिबल, अनुज्ञात नहीं है, यह एक स्वीकृत तथ्य है। तो सीपीसी के तहत जब सेकेंड अपील करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें रीएप्रोप्रिएशन ऑफ एविडेंसेस इज़ नॉट परमिसिबल, यानी कि सीपीसी के तहत सेकेंड अपील में साक्ष्यों का पुनर्मूल्यांकन नहीं कर सकते हैं। याद रखिएगा इसको, सेक्शन 100 सेकेंड अपील की बात करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वीपिंग चेंज इंट्रोड्यूस्ड बाय सिविल प्रोसीजर कोड बाय अमेंडमेंट एक्ट 2002 इज़ विद द ऑब्जेक्ट टू। जो सीपीसी में सन 2002 में अमेंडमेंट किया गया, उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? गिव मोर पावर टू सिविल कोर्ट, जो भी सिविल न्यायालय हैं उनको और शक्ति प्रदान करना। रेड्यूस द पावर ऑफ सिविल कोर्ट, सिविल न्यायालयों की शक्ति को और कम करना। या कट शॉर्ट डिले इन डिस्पोजल ऑफ सूट, साक्ष्यों को कम समय में मामलों का निस्तारण करना, वादों का कम समय में निस्तारण करना। या मेक प्रोविजन स्टूडेंट, या जो प्रावधान है उनको और अधिक कठोर बनाना। तो सीपीसी के तहत जो 2002 में अमेंडमेंट किया गया, अगर आप इसकी डीप स्टडी कीजिए तो उसका एक ही ऑब्जेक्ट निकलता है कि जो भी वाद है उनका डिस्पोजल कम समय में किया जा सके। या आप ऐसे बोल सकते कि स्पीडी डिस्पोजल ऑफ द सूट्स इज़ द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ द सीपीसी अमेंडमेंट एक्ट 2002। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिलिमिनरी डिक्री कैन बी पास इन ए सूट। प्रारंभिक डिक्री सेक्शन 2(2) उसमें डिक्री को डिफाइन किया गया है और उसमें अगर हम बात करें, उसमें देखा जाए तो डिक्री कितने तरीके की हो सकती है? ओरिजिनल डिक्री, प्रिलिमिनरी डिक्री एंड पार्टली प्रिलिमिनरी एंड पार्टली फाइनल डिक्री। यानी कि ओरिजिनल डिक्री में जो फाइनल डिक्री है, आपको डिक्री पास करनी बाकी नहीं रहेगी। प्रारंभिक डिक्री का क्या मतलब होता है कि जब वाद चलता है तो कुछ ऐसे फैक्ट्स होते हैं, कुछ फैक्ट एंड इशू ऐसे होते हैं जिन पे न्यायालय एक बार अपना डिसीजन दे देता है, इसे हम कहते हैं प्रिलिमिनरी डिक्री। और वही डिक्री में जब अभी प्रिलिमिनरी डिक्री पास कर दी गई, लेकिन अभी कुछ और जो मुद्दे हैं उन पे निर्णय देना बाकी रह गया है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्रिलिमिनरी पार्टली एंड प्रिलिमिनरी फाइनल डिक्री। तो जो प्रिलिमिनरी डिक्री होती है, किन वादों में पारित की जा सकती है? बंटवारे के वाद में, भागीदारी के वाद में, या फिर कब्जे अथवा मध्यवर्ती लाभ के वाद में, या इन सभी में। तो प्रिलिमिनरी डिक्री इन सब में ही पास की जा सकती है, चाहे वो बंटवारे का वाद हो, पार्टनरशिप का वाद हो, पोजीशन एंड नेशनल प्रॉफिट का वाद हो। तो राइट आंसर होगा डी। इसके अलावा भी प्रिलिमिनरी डिक्री कई जगह पास की जा सकती है, जैसे कि अगर आपका वाद है किराएदारी को लेके, वहाँ भी हम पास कर सकते हैं प्रिलिमिनरी डिक्री। मॉर्गेज से संबंधित कोई वाद है, वहाँ भी प्रिलिमिनरी डिक्री पास कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत से वाद हैं जिनमें प्रिलिमिनरी डिक्री पास की जा सकती है और सब आप लोगों को याद करने होंगे।
तो फिलहाल आप लोगों को ये तीनों याद रखने हैं कि इन तीनों में तो पास किया ही जाता है। नेक्स्ट है ए डिक्री बिकम्स फाइनल, कोई डिक्री कब अंतिम हो जाती है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1, व्हेन इट कॉन्क्लूसिवली डिटरमाइंस द राइट ऑफ द पार्टीज, जब यह पक्षकारों के अधिकार को अनन्य रूप से, अंतिम रूप से या निश्चयात्मक रूप से निर्धारित कर देती है। सेकंड, व्हेन नो अपील हैज़ बीन प्रिफर्ड अगेंस्ट द डिक्री, जब डिक्री के अगेंस्ट कोई अपील नहीं की जाए। नंबर सी, बोथ ए एंड बी, डी, नाइदर ए एंड नॉट बी। तो इसका राइट आंसर है सी, डिक्री कब आपकी फाइनल हो जाती है? जब पहला तो तब जब इसने मामले के जो पक्षकार थे उनके सभी अधिकारों को पूर्ण रूप से निर्धारित कर दिया, पूर्ण अंतिम रूप से। दूसरा, डिक्री ऐसी की गई कि उसके विरुद्ध कोई अपील नहीं की जा सकती, यानी कि अब वो अपील योग्य नहीं रह गई है, या अपील की जा सकती है। जैसे मान लीजिए आपको लोअर कोर्ट ने डिसीजन दिया, आपने अब आप हाई कोर्ट गए तो हाई कोर्ट ने भी डिसीजन दे दिया है, तो जो भी डिसीजन फाइनल होगा उसको हम फाइनल डिक्री बोलेंगे, यानी कि अब उसकी विरुद्ध जब अपील नहीं की जा सकती है। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? सी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी डिक्री नहीं है? जब हम सेक्शन 2.2 पढ़ते हैं सीपीसी का, तो उसमें साफ साफ इस क्वेश्चन का आंसर हमें उसी सेक्शन से मिल जाता है। कौन सी डिक्री नहीं है? डिसमिसल इन डिफ़ॉल्ट, रिजेक्शन ऑफ प्लेंट को डिक्री माना गया है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। तो इसका राइट आंसर होगा ए, डिसमिसल इन डिफ़ॉल्ट डिक्री नहीं है, जबकि रिजेक्शन ऑफ प्लेंट डिक्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑर्डर हैज़ बीन डिफाइंड एज अ फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एनी डिसीजन ऑफ अ सिविल कोर्ट विच इज़ नॉट ए डिक्री अंडर सेक्शन। ऑर्डर को सीपीसी के किस सेक्शन में परिभाषित किया गया है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, सेक्शन 2 का सब सेक्शन 14, यानी बी इसका करेक्ट आंसर है, जिसमें डिक्री को डिफाइन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, क्या डिक्री होल्डर हैज़ बीन डिफाइंड एज अ पर्सन इन हुज फेवर अ डिक्री हैज़ बीन पास्ड और एन ऑर्डर कैपेबल ऑफ एग्जीक्यूशन हैज़ बीन मेड। डिक्री होल्डर की जब हम परिभाषा याद करेंगे तो बहुत ही कम समय में, और थोड़ा सा अगर हम चीज़ों को ध्यान से पढ़ें तो हमें बार बार रिपीट नहीं करना पड़ेगा। तो इसकी परिभाषा आप लोग यहीं से याद भी कर लीजिए क्वेश्चन में ही। डिक्री होल्डर कौन होता है? वो व्यक्ति जिसके पक्ष में डिक्री पास की जाती है, नंबर फर्स्ट, अथवा कोई निष्पादन योग्य आदेश किया जाता है। ऐसा सीपीसी के किस सेक्शन में परिभाषित किया गया है? तो सेक्शन 2.3 में। सेक्शन 2.2 में डिक्री को परिभाषित किया गया और सेक्शन 2.3 में डिक्री होल्डर को परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ डिक्री होल्डर कौन हो सकता है? नीड नॉट बी पार्टी टू द सूट, ऐसा हो सकता है कि वो वादे का पक्षकार ही ना हो। सेकेंड, द टर्म इज़ नॉट कन्फाइंड टू प्लेंटिफ, सिर्फ वादे तक ही यह शब्द सीमित नहीं है। सी, बोथ ए एंड बी, डी, नाइदर ए एंड नॉट बी। तो डिक्री होल्डर होने के लिए ज़रूरी नहीं है कि वाद का पक्षकार ही हो, साथ ही साथ डिक्री होल्डर को ज़रूरी नहीं है कि जो व्यक्ति वाद लाता है हमेशा डिक्री उसी के पक्ष में पास हो। डिक्री होल्डर जजमेंट डेटर भी हो डिक्री होल्डर और डिफेंडेंट भी हो सकता है, प्लेंटिफ दोनों में से कोई भी हो सकता है, न्यायालय निर्णित करेगा। तो इसका राइट आंसर होगा क्या? सी, दोनों डिक्री होल्डर हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉरेन कोर्ट अंडर सेक्शन 2.5 ऑफ सीपीसी मीन्स। जैसा कि हमें पता है कि फॉरेन कोर्ट यानी विदेशी न्यायालय को सीपीसी के सेक्शन 2.5 में परिभाषित किया गया है। तो इसका क्या मतलब है? ए कोर्ट सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया। सिंपल सी बात है, अगर कोई कोर्ट फॉरेन कोर्ट कब होगा? जब वो भारत के बाहर स्थित किया जाए। नंबर बी, अ कोर्ट सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया एंड नॉट एस्टैब्लिश अंडर द अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ऐसा न्यायालय जो भारत के बाहर स्थित हो और भारत सरकार के प्राधिकार के अंतर्गत स्थापित नहीं किया गया हो। सी, अ कोर्ट सिचुएटेड इंडिया अप्लाइंग फॉरेन लॉ, ऐसा न्यायालय जो कि भारत में स्थित है लेकिन वो विदेशी न्यायालय को लागू करवाता है। डी, ऑल ऑफ द अबव। तो आप लोग को कौन सा आंसर सही लग रहा है? बी इसका करेक्ट आंसर है। ऐसा न्यायालय जो कि भारत के बाहर स्थित है, साथ ही साथ वो भारतीय सरकार के प्राधिकरण के अंतर्गत स्थापित नहीं किया गया, उसे हम क्या बोलते हैं? फॉरेन कोर्ट, विदेशी न्यायालय। जजमेंट अंडर सेक्शन 2.9, निर्णय को सेक्शन 2.9 में, सेक्शन भी आप लोग साथ ही में याद करते चलिए। जजमेंट को सेक्शन 2.9 में परिभाषित किया गया है। जजमेंट का मतलब क्या होता है? डिक्री। बी, डिसमिसल ऑफ एन अपील समरली।
सी स्टेटमेंट ऑफ ग्राउंड्स ऑफ एन ऑर्डर और डिक्री, डी ऑल ऑफ द अबव। तो जो निर्णय होता है, निर्णय में न्यायाधीश क्या सुनाता है, वो उन आधारों को बताता है वो उन ग्राउंड्स को बताता है जिनके आधार पे कोई आदेश या डिक्री पारित की जाती है, इसे हम निर्णय कहते हैं। तो क्या हो गया, सी स्टेटमेंट ऑफ ग्राउंड्स ऑफ एन ऑर्डर और डिक्री इज नोन एज जजमेंट अंडर सेक्शन 29 ऑफ द सीपीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लीगल रिप्रेजेंटेटिव अंडर सेक्शन 211 ऑफ द सीपीसी मीन्स अ पर्सन हु इज विधिक प्रतिनिधिक, जिसको कि सेक्शन 211 ऑफ द सीपीसी में डिफाइन किया गया है। कौन व्यक्ति होता है? नंबर फर्स्ट, रिलेटिव टू द पार्टी टू द सूट, वाद के पक्षकारों का कोई संबंधी। बी, को शेयर ऑफ द बेनिफिट एज्यूमिंग टू द पार्टीज टू द सूट। सी, हु इन लॉ रिप्रेजेंट द स्टेट ऑफ द डिजीज। एंड डी, ऑल ऑफ द अबव। कौन होता है विधिक रिप्रेजेंटेटिव? तो इसका ये जो तीनों ऑप्शन दे दिए गए हैं ऊपर आके आपके, ये तीनों ही विधिक रिप्रेजेंटेटिव की परिभाषा में आते हैं, विधिक प्रतिनिधि की परिभाषा में। यानी कि जो वाद का पक्षकार उसके कोई संबंधी है, या फिर जो पार्टी टू दी सूट है वो उनसे बेनिफिट प्राप्त करते हैं, या फिर मृतक की संपदा को वो विधिक रूप से प्रतिनिधित्व करते हैं, या जो प्रॉपर्टी मान लीजिए कोई मृतक व्यक्ति छोड़ के चला गया तो जो उसके वारिस होंगे वो सब लीगल रिप्रेजेंटेटिव की श्रेणी में आएंगे। तो इसका राइट आंसर होगा डी, ये सभी विधिक रिप्रेजेंटेटिव की श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और डाइज लिविंग बिहाइंड अ सन एक्स एंड अ मैरिड डॉटर वाई, अ सूट फाइल्ड बाय ए आफ्टर हिज डेथ कैन बी कंटिन्यूड बाय। ए अपने पीछे एक पुत्र और विवाहित पुत्री वाई को छोड़ जाता है। ए के द्वारा कोई वाद दाखिल किया गया था, उसकी मृत्यु के बाद यह वाद जारी रह सकता है। एक्स अलोन एज अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव, वाई अलोन एज अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव, एक्स वाई एंड द हस्बैंड ऑफ वाई एज अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव, या डी है एक्स एंड वाई बोथ एज अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, अपने पीछे वो बेटा विवाहित पुत्री को छोड़ गया है, ए के द्वारा कोई वाद दाखिल किया गया, उसकी मृत्यु के बाद कौन कंटिन्यू करेगा? तो जब पिता की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद उसके वारिस कौन हो जाते हैं लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स के? अपने बेटा या बेटी। तो एक्स एंड वाई, यहाँ पे हस्बैंड का रोल नहीं रहेगा। एक्स एंड वाई, हस्बैंड किसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा? अपनी वाइफ का, अपने फादर इन लॉ का नहीं होगा। लेकिन अगर वाइफ है तो पहले प्रेफरेंस किसे रहेगी? वाइफ को। तो एक्स एंड वाई दोनों, यानी कि बेटा और बेटी दोनों एज ए विधिक प्रतिनिधि इसका सूट जारी रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ जजमेंट कंटेन, निर्णय होता है अ कंसाइज स्टेटमेंट ऑफ द केस, मामले का संक्षिप्त कथन। नंबर बी, पॉइंट फॉर डिटर्मिनेशन, निर्णायक बिंदु। सी, द डिसीजन ऑन द पॉइंट ऑफ डिटर्मिनेशन एंड द रीजन देयर ऑफ, एंड डी, ऑल ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर होगा डी। जो जजमेंट होता है, पहली बात तो इसमें मामले का एक संक्षिप्त सारांश दिया जाता है। दूसरा, इसमें क्यों ये निर्णय दिया गया वो सारे पॉइंट्स रखे जाते हैं, और साथ ही साथ उनके कारण भी रखे जाते हैं कि क्यों हमने डिसीजन किया। तो इसका राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमॉन्गस्ट द फॉलोइंग इज नॉट अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव, निम्नलिखित में से कौन विधिक प्रतिनिधि नहीं है? नंबर ए, अ ट्रेसपासर, नंबर बी, अ इंटरमेडलर, नंबर सी, अ क्रेडिटर, डी, बोथ ए एंड सी। ट्रेसपासर यानी कि अतिचारी, इंटरमीडिएट मध्यवर्ती, या लेनदार। तो आपको ट्रेसपासर एंड क्रेडिटर कभी भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव नहीं हो सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा डी, दोनों ही नहीं है। सो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो आज का कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर आप हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो आप हमें ऊपर दिए गए नंबर 7827635273 पे आप हमें कॉल, व्हाट्सएप या मेल के थ्रू आप हमसे जुड़ सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप हमसे कंटिन्यू